अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग फिर ज्वाइन कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट जी। जी, दिस इज जमशेद अख्तर। आई एम एसोसिएट member of ICAP, and I welcome you to this session of CFEP 6. Currently, I am associated with PAC at 3 levels: CAF, CFEP 6 and MSA. तो आप सब लोगों के नॉलेज में होगा कि MSA, वैसे ही MSA 1 जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट अटेम्प्ट होगी अगर हुई। CFEP 6 इज देयर, और कैफ भी एज पर न्यू एजुकेशन स्कीम। तो एज फार एज अचीवमेंट ऑफ माय स्टूडेंट इज कंसर्न, तो दो गोल्ड मेडल्स हैं, एक एमएसए में और एक सीफेप में, और दो ही ओवरऑल गोल्ड मेडल्स हैं स्टूडेंट्स के। हम जो है यहाँ से ऑनवर्ड्स जो आज की क्लास है इसका जो बेसिकली एजेंडा है वो यही है कि हम थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट उसको डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट में क्या चेंजेस आई हैं एज कम्पेयर टू लास्ट अटेम्प्ट और लास्ट 3-4 अटेम्प्ट्स, क्योंकि कुछ लोग हमारे रिपीटर्स होते हैं, कुछ फ्रेश होते हैं। तो फ्रेश के लिए तो वो रेलिवेंट नहीं होता, लेकिन जो रिपीटर्स हैं या जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया बट क्लासेस ली हैं फ्यू अटेम्प्ट्स अगो, तो उनके लिए थोड़ी सी ये डिस्कशन हो जाएगी कि चेंजेस क्या आई हैं। और इसके अलावा हम थोड़ा सा अपनी जो क्लास का पैटर्न है कि हम किस तरह से क्लास को लेके चलेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम आज का अपना एजेंडा स्टार्ट कर देंगे क्लास पैटर्न को डिस्कस करते हुए। ठीक है जी, चलें जी, स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट AARS। तो इसमें आपने पहली बात याद रखनी है कि इट इज प्रैक्टिकल पेपर, और इसमें स्टैंडर्ड्स प्लस प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस है, और ये दोनों ही क्रूशियल है टू पास दिस एग्जाम। आप सिर्फ स्टैंडर्ड पढ़ के ये पेपर पास नहीं कर सकते, काफ़ी डिफिकल्ट है, और सिर्फ प्रैक्टिस से भी पेपर पास नहीं कर सकते अनलेस यू हैव टेक्निकल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है उसकी हम डिस्कशन आगे चल के करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एप्लीकेबल एडिशन। जो इस अटेम्प्ट पे एप्लीकेबल एडिशन है वो 2022 है, जो लास्ट टाइम भी एप्लीकेबल एडिशन था ISAs का, और कोड ऑफ एथिक्स जो है वो 2019 है। अगर मैं इसको लास्ट अटेम्प्ट से कंपेयर करूं तो इन टर्म्स ऑफ सिलेबस देयर इज नो चेंज नो चेंजेस कंपेयर टू विंटर 24। लेकिन अगर आप इसको समर 24 या विंटर 23 से कंपेयर करें तो फिर चेंजेस हैं। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने विंटर 24 से पहले क्लासेस ली हैं तो फिर आपको वो चेंजेस देखने हैं। चेंजेस काफ़ी मटीरियल है। चेंजेस कंपेयर टू समर 24 एंड बिफोर एंड प्री समर 24 एंड
previous attempts. राइट जी, अब हम आते हैं जी कोर्स की आउटलाइन पे। कोर्स की आउटलाइन या बिफोर कोर्स आउटलाइन हम पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में इसके कोई चेंजेस नहीं है। सिलेबस में बहुत डिटेल में हमने कुछ डिस्कस नहीं करना, क्योंकि उसको हम कोर्स आउटलाइन के साथ ही कवर कर लेंगे। आप सिलेबस में ग्रेड देख सकते हैं। आपकी सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड जो है वो रिपोर्टिंग की ग्रेड है, जो कि 20 to 30 मार्क्स की ग्रेड है। सिलेबस में अगर तो प्रीवियस अटेम्प्ट से आप कंपेयर करें तो देयर आर नो चेंजेस। देखें, आपका सिलेबस में चेंजेस का मतलब ही आईएसएस में चेंजेस है। जब आपका एडिशन चेंज होता है तो उसमें न्यू आपके स्टैंडर्ड्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, विंटर 23 से आपका एडिशन भी चेंज है और सिलेबस भी चेंज है, क्योंकि जब एडिशन चेंज हुआ विंटर 23 में आपका 2020 एडिशन एप्लीकेबल था। अब जब एडिशन 2022 हुआ तो उसमें आपका ISA 600 भी चेंज हो गया, राइट। और भी कुछ फर्स्ट पेज पे जाके ISA के आप चेक कर सकती हैं कि कौन से एडिशन कौन से स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ। आई थिंक ISRS 4400 भी रिवाइज हो गया। तो आपकी अटेम्प्ट क्योंकि 1.5 साल पुरानी है, आपने मतलब ऑलमोस्ट वन एंड हाफ ईयर पहले क्लासेस ली हैं, तो चेंजेस तो हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, यू कैन से अराउंड 10% चेंजेस तो हैं स्टैंडर्ड्स में। लेकिन एडिशन अब आपको 2022 ही पढ़ना पड़ेगा, उसी को हाईलाइट करें और उसी को एग्जाम में कैरी करें। आपने अटेम्प्ट दिए पहले? अच्छा, काफी पहले दी थी, तो फिर आपको स्टैंडर्ड जो है उसकी न्यू एडिशन लेना चाहिए और उसी को रीड करना चाहिए। ठीक है जी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेड ये आपके सामने है जी, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। उसके बाद देखें एथिक्स की ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो है वो रिस्क की ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है रिस्क का, लेकिन आपको पता है क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, 15 to 20 मार्क्स का। लास्ट अटेम्प्ट में भी 20 मार्क्स का आया। तो ये ग्रेड्स आपकी इंपॉर्टेंट है, बट हम सारी ग्रेड्स इसमें कवर करेंगे। इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ऑफ सिलेबस यानी ISA, तो आपको पता है सारा कुछ ही आपके सिलेबस में है, तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड या टॉपिक नहीं है जो ऐड या रिमूव हुआ हो। स्टैंडर्ड्स में ही रिविजन्स आती हैं, इंटायर स्टैंडर्ड ऐड या रिमूव नहीं होता। ठीक है जी, चलिए जी सीक्वेंस या कोर्स कवरेज प्लान पे आते हैं। जी, कोर्स कवरेज प्लान में देख लें जी, एप्लीकेबल एडिशन आपको नजर आ रहा है। 2022 और कोड ऑफ एथिक्स 2019। हमारा टोटल बजटेड आवर्स होते हैं वो अराउंड 70 होते हैं, तो 47 लेक्चर्स में, क्योंकि 90 मिनट्स का लेक्चर है तो 47 लेक्चर्स में होपफुली हम इसको कवर कर लेंगे। वी विल स्टार्ट विद ग्रेड C, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, जो कि हमारी 20 to 30 मार्क्स की ग्रेड है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पे हम 15 to 17 आवर्स जो है वो स्पेंड कर रहे होंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम ISA 700, 701, 705, 706। यहाँ पे जाके फिर हम 500 सीरीज के दो स्टैंडर्ड्स जो हैं, 3 स्टैंडर्ड्स को देखेंगे। ये स्टैंडर्ड्स हैं क्लासिफाइड जो हैं वो आपके इसमें ऑडिट परफॉर्मेंस की ग्रेड में है, लेकिन इनकी जो टेस्टिंग है वो रिपोर्ट से रिलेटेड, या रिपोर्ट से इनका जो कॉन्सेप्चुअल एक लिंकेज है वो रिपोर्ट के स्टैंडर्ड्स के साथ है। उसके बाद हम 710 और 720 को कवर करेंगे और इसके साथ ही हमारी
ग्रेड कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर दिस ग्रेड वी विल मूव टू ग्रेड डी, ISA 800 सीरीज, स्पेशलाइज्ड की ग्रेड है ये, इस पे मूव कर जाएंगे। हमारे पास स्पेशलाइज्ड की टोटल ग्रेड जो है वो 15 to 20 मार्क्स की है, लेकिन उसके जो 800 सीरीज के स्टैंडर्ड्स हैं वो हम पहले कर लेंगे। ठीक है जी, वो हम पहले कर लेंगे। उसकी रीजन ये है कि दीज आर आल्सो क्लोजली अलाइंड विद 700 सीरीज। देन वी मूव टू ग्रेड ई, जो कि हमारी एथिकल, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स की ग्रेड है, 10 to 15 मार्क्स, और इस पे हम 8 to 10 आवर्स स्पेंड करेंगे। इस ग्रेड के लिए हम काफी एक प्रैक्टिकल अप्रोच यूज करते हैं, और कोड ऑफ एथिक्स को हम 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके हम इसको इस तरह से तैयार करते हैं जैसे, और हमारी वो प्रिपरेशन जो होती है वो एग्जाम लेवल प्रिपरेशन हो जाती है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोड। सेकंड पार्ट में हम कोड के सेक्शंस को रीड करते हैं और सॉल्यूशन, क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। थर्ड पार्ट में हम क्वेश्चंस को रीड करके उसको कोड के साथ लिंक करते हैं। तो जो ग्रेड आपकी ई है उसमें हम सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स करेंगे, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ये हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेक्चर्स करेंगे, एंड ऑफ सेशन। ठीक है जी, जो लास्ट 3-4 लेक्चर्स होंगे उसमें हम ये रिमेनिंग टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। उसकी रीजन ये है कि ये टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू कोड ऑफ एथिक्स। ज्यादा टेस्टिंग जो है वो आपकी कोड ऑफ एथिक्स में ही होती है इस ग्रेड की। देन वी विल मूव टू ग्रेड बी, जो कि आपकी रिस्क की ग्रेड है, 15 to 20 मार्क्स। इसमें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे बाय डिवाइडिंग रिस्क इन 6 डिफरेंट कैटेगरीज, 6 एरियाज, और इन एरियाज को अंडरस्टैंड करते हुए हम इनसे रिलेटेड रेलिवेंट ISAs भी कवर करते जाएंगे और प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो मोर और लेस हमारी यही सीक्वेंस होगी इसमें, और इस सीक्वेंस के साथ हम अपना रिस्क का एरिया कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग रिस्क हम ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस ग्रेड पे मूव करेंगे। ये बहुत बड़ी ग्रेड है और इसके मार्क्स भी देखिए 25 to 30 मार्क्स है। इसमें आपका मेनली ऑडिट प्रोसीजर्स का एरिया कवर्ड है, ऑल ISA 500 सीरीज, इसके साथ साथ ISA 600 सीरीज जो लास्ट टाइम टेस्ट भी हुई है, और ISA 600 जो है आपका टोटली रिवैम्प हो गया, रिवाइज हो गया एज कंपेयर टू प्रीवियस ISA, प्रीवियस वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड। उसके बाद रिमेनिंग ISA 200 सीरीज के और 400 सीरीज हम कवर कर लेंगे। इस ग्रेड में मोस्टली जो टेस्टिंग होती है वो आपकी ऑडिट प्रोसीजर्स की होती है, और 600 सीरीज में 600 की होती है। इसके बाद हम स्पेशलाइज्ड पे दोबारा मूव करेंगे, और स्पेशलाइज्ड के 800 सीरीज हमने कर ली हुई है। अब रिमेनिंग वॉल्यूम 2 को डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम 2 में बड़ी स्मार्ट अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना होता है, बिकॉज वॉल्यूम 2 इज लेंथी, स्टैंडर्ड्स बहुत बड़े हैं, बट इसकी जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड्स। तो हम इसमें थोड़ा स्मार्ट अप्रोच यूज़ करेंगे, और उस स्मार्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए हम वॉल्यूम 2 के इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स पहले करेंगे, और जो लेस इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्विकली एंड पे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो क्लियरली या एक्सप्लिसिटली सिलेबस के अंदर लिखे नहीं हुए, लेकिन उनकी टेस्टिंग होती है। CCG की टेस्टिंग होती है, रिस्क के टॉपिक में हो जाती है, इंटरनल कंट्रोल्स में हो जाती है, और जो हमारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स हैं जो हम फर्म में यूज करते हैं, रिपोर्ट्स जो रिपोर्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, ऑडिटर्स रिपोर्ट की बात हो रही है, उन रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स हम देखेंगे। ये हमारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स हैं, प्रैक्टिकली हम इनको यूज कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर भी टेस्टिंग हो जाती है। 2-3 अटेम्प्ट पहले इस पे भी एक क्वेश्चन टेस्ट हुआ था। सो दिस इज आवर कोर्स कवरेज प्लान। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस, अदरवाइज हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
चलो जी। नेक्स्ट है जी हमारा क्लास का क्या पैटर्न होगा, कैसे हम एक टॉपिक को लर्न करेंगे। सो क्लास पैटर्न, टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे व्हाइट बोर्ड पे। उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो मेन हमारे पास आईकैप के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा हमारे पास सेल्फ डेवलप, जो मैंने डेवलप किए हुए क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड, और उसमें न्यू एरियाज के क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, जो मुझे लगता है कि अभी एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया और इसको एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है। तो सेल्फ डेवलप्ड क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा हम ICAEW के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ICAEW के क्वेश्चंस कुछ एरियाज के हमारे पास रेलेवेंट है, वो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल हाईलाइट इंपॉर्टेंट पैरास ऑफ ISs। एक लिस्ट ऑफ पैरास है जो आपने मिनिमम पैराग्राफ्स पढ़ने हैं, वो एक लिस्ट है। मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपके 2 एग्जाम्स आप अपेयर हो रहे हैं या एक पेपर है, तो आप पूरे स्टैंडर्ड से एक दफ़ा रीड ज़रूर करें और ख़ुद से आइडेंटिफाई करें। इन एडिशन टू पैराग्राफ्स आई हैव सजेस्टेड, आप खुद से एडिशनल पैरास देखें, कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मिनिमम आपने वो पैराग्राफ ज़रूर पढ़ने हैं जो मैंने आपको जिसकी लिस्ट प्रोवाइड करनी है। उसके बाद मैं आपके साथ फ्लो चार्ट्स शेयर करूंगा डिफरेंट टॉपिक्स के। मेरे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके फ्लो चार्ट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक स्टैंडर्ड है जो आपने कैफ लेवल पे नहीं पढ़ा, ये न्यू स्टैंडर्ड है आप लोगों के लिए, काफ़ी बड़ा स्टैंडर्ड है। तो इसका एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है। तो ये फ्लो चार्ट जब आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो एक स्नैपशॉट जो है वो आपका क्लियर आपके माइंड में बन जाएगा कि ये स्टैंडर्ड है क्या। डिफरेंट सिनेरियोज हैं स्टैंडर्ड में। फॉर एग्जांपल ये कुछ डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उनको नंबरिंग की हुई है कि अगर ये वाला मैटर होगा तो रिपोर्ट में क्या इम्पैक्ट है, या रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे चेंज होगा, यहाँ पे कैसे चेंज होगा, यहाँ पे कैसे चेंज होगा 3 में। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज आपको नजर आएंगे और आपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स ही पढ़ने हैं, लेकिन इससे ये है कि एक सीक्वेंस ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में रहेगी और आपको क्लियर रहेगा कि किस तरह से ये स्टैंडर्ड या इसकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से प्लेस्ड हैं मेन ISA या वॉल्यूम 1 का जो मेन स्टैंडर्ड है उसके अंदर। इसी तरह एक स्टैंडर्ड आपने पढ़ा हुआ है, इसको आप जरा बेहतर लिंक कर पाएंगे। ये कैफ लेवल पे आपने एक स्टैंडर्ड पढ़ा था, सब्सीक्वेंट इवेंट्स। ठीक है जी, ये सब्सीक्वेंट इवेंट देखें जी। अब इस पे एक टाइमलाइन है, आपको डेट्स नजर आ रही हैं, आपको डिफरेंट हेडिंग्स नजर आ रही हैं, पॉइंट नजर आ रहे हैं कि किस डेट पे क्या हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली इवेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और उन इवेंट से रिलेटेड ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो लिखा हुआ है। तो इस तरह से, और एग्जांपल्स भी, तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड बेहतर क्लियर होते जाएंगे, वो स्टैंडर्ड जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। जी, इसके अलावा मैं आपको एज होमवर्क रिटन क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। वो क्वेश्चंस आपने जरूर अटेम्प्ट करने हैं। रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पेपर। स्टूडेंट्स नॉर्मली इसको अवॉइड करते हैं तो इसको अवॉइड नहीं करना। एज फार एज बुक्स आर कंसर्न, तो बुक्स के लिए आपके पास
ISAs होने चाहिए जो कि एप्लीकेबल एडिशन है। आपके पास पैक का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। अगर पैक का नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन बैंक जिसमें अपडेटेड जो है वो सॉल्यूशंस हो, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड्स चेंज होते रहते हैं, तो अपडेटेड सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आप जो है वो फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैक के क्वेश्चन बैंक में 2008 से लेके लास्ट अटेम्प्ट तक या शायद एक दो अटेम्प्ट पहले तक सारे सॉल्यूशन और क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। कौन सा एडिशन है आपके पास? जो भी एडिशन है वो चल जाएगा। बाकी जो उसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे वो फिर आप पास पेपर से देख लीजिएगा। एडिशनल क्वेश्चन आप पास पेपर से देख लीजिएगा। जी, इसके अलावा हम टेस्ट करेंगे जी। टेस्ट एटलीस्ट 10 टेस्ट होंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि मॉक से पहले एक प्री मॉक एग्जाम भी आपका लिया जाए। तो ये टेस्ट जो हैं ये आप लोग सॉल्व करेंगे, LMS पे अपलोड करेंगे और इसकी चेकिंग और कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। आफ्टर क्लास अवेलेबिलिटी जो है वो मेरी थ्रू व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू होगी। आफ्टर क्लास अवेलेबिलिटी जो है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आपको कोई इशू है, कोई क्वेरी है, यू कैन सेंड योर मैसेज, यू कैन सेंड वॉइस नोट, यू कैन ऑल्सो कॉल। कॉल के लिए समटाइम्स ये होता है कि आप बिजी होते हैं तो नहीं उठा सकता बंदा, तो बेसिकली आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर एंड ऑल्सो माय सेल नंबर। तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा 684665 वाइल सेंडिंग मी अ मैसेज। आप इसको सेव कर लें तो इसके थ्रू हम जो है वो कर लेते हैं। राइट, सो दिस वाज क्लास पैटर्न। उससे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जी अबाउट CB एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अब कंप्यूटर बेस्ड के चांसेस तो हैं कि इस दफा हो जाना चाहिए, बट वी नीड टू वेट फॉर ऑफिशियल कंफर्मेशन या ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है जी, तो आई कैप इसके ऊपर ऑफिशियली नोटिफाई कर देगा। अभी तक की जो अनाउंसमेंट्स हैं उस पर खामोशी है। अगर ये खामोशी कोई एक आध महीना और रहती है तो फिर आपका पेपर बेस्ड एग्जाम ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। लेकिन अगर नोटिफिकेशन आना हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 वीक्स नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ठीक है जी। चलें जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? बाकी जितने भी लोग इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि देखें, CA में जो एक बहुत बड़ा सक्सेस फैक्टर है, ऐसा फैक्टर जो आपकी सक्सेस को काफी हद तक इंश्योर करता है, वो आपका डिसिप्लिन है। आप आज देखें जनवरी में हम बैठे हैं, ये बिल्कुल भी पता नहीं चलना आपको, और हम मई में बैठे होंगे और हो सकता है आप मई में बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, जो कि एक मुनासिब बात नहीं है। अभी देखें ये जनवरी जो है ये आपका स्टार्ट होने में गुजर जाना है, रिजल्ट के वेट में गुजर जाना है। फैब जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रेगुलर करेंगे। फिर मार्च पूरा रमज़ान आ जाएगा। उसके बाद आप अप्रैल में क्लासेस का जो बर्डन है वैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर आ जाता है, और मई में बैठ के आप सारी एफर्ट कर रहे होते हैं।
तो ये नहीं ना करें आप लोग, प्लीज लाइव आए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और कोशिश करें, सिर्फ 90 मिनट्स की क्लास है। इससे ये बेनिफिट आपको होगा कि आप रेगुलर रहेंगे। आई एम श्योर अगर इस टाइम आप क्लास नहीं ले रहे तो आप पढ़ भी नहीं रहे। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि आप बाद में क्लास 90 मिनट्स की बैठ के 1 घंटे में देख लेते हैं और 30 मिनट्स बचा लेते हैं, तो आप ये 90 मिनट वेस्ट भी तो कर रहे हैं ना। और वो 30 मिनट्स बचाने का आपको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है अगर वो 30 मिनट्स आप मई में सेव कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि आपके टेस्ट भी स्किप हो रहे होते हैं, टेस्ट भी नहीं दे पा रहे होते आप, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी रिड्यूस हो रहा होता है क्योंकि आप साथ साथ आपकी तैयारी नहीं हो रही होती। चाहे आपका एक एग्जाम है, दो है, तीन है, आप साथ साथ प्रिपेयर करें इनको, और एक ही दफा बैठें एग्जाम में और पेपर पास करें। ये जो लॉन्ग टर्म मंसूबा है कि आराम से देख लेंगे, तैयारी कर लेंगे, इसको छोड़ दें फाइनल लेवल पे। चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट हैं या रिपीटर हैं, आज से सोचेंगे तैयारी करनी है। 1 घंटा पढ़ लें क्लास के बाद, बट आज पढ़ लें। या आप देखें कि जो स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स होती हैं ना, अगर उनमें कंसिस्टेंसी हो तो रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर आप आज 1 घंटा भी बैठ के पढ़ लेंगे ना, तो अभी आपके एग्जाम को देखें, कंप्लीट जनवरी है और अप टू मई यू हैव कंप्लीट 5 मंथ्स। और 5 मंथ्स के नंबर ऑफ डेज बनाएं, नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करें, या नंबर ऑफ डेज वुड बी इक्वल टू 1 आवर, जो आज से आप पढ़ना शुरू करें। तो कितने घंटे बनते हैं आपके? ठीक है, तो 400-450 घंटा शायद बनता है। तो आपके ये जो इतने ज्यादा आवर्स हैं, कितने बनते हैं, कितने आवर्स बनते हैं जी? 30 × 5, 150, हाँ तकरीबन इतने बन जाएंगे मेरे ख्याल में। 150, 160, 400-450 तो नहीं बनेंगे, अराउंड आपके 150 आवर्स बनेंगे। और 150 आवर्स आपके 2 से 3 रिवीजन हो सकते हैं इस पर। ठीक है जी। तो स्मॉल एफर्ट्स बट कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन जो है वो अप्रोच रखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइव आए, लाइव आए, अदरवाइज अटेम्प्ट गुजर जानी है, बट लाइव आए। चलें जी, उसके बाद आ जाते हैं जी जरा हाँ जी, ये यही है, एक स्टूडेंट का की ऑब्जर्वेशन है कि जी क्लासेस तो ले लेते हैं लेकिन कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से एग्जाम और अटेम्प्ट तक बस हो जाती है। देखें आप, एक दफा एक दफा अपनी जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज हैं और जो टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, जितनी मर्जी पर्सनल हैं, उनको एक दफा साइड लाइन कर दें। देखिए, सब कुछ उधर ही रहना है, आप बस एक दफा एग्जाम पास कर लें। ये सोचें अगले 5 मंथ्स के लिए सब कुछ स्नूज कर दें, जैसे आप सुबह का अलार्म स्नूज करते हैं ना, वैसे उसको स्नूज कर दें, स्नूज पे लगा दें। सब कुछ इधर ही है, वो सारी पर्सनल टेंशनें भी इधर रहनी है। ठीक है, वो आपकी जॉब भी इधर ही है, फैमिली भी इधर ही है, फ्रेंड्स भी इधर ही है। लेकिन अगर आप ये पास नहीं करेंगे, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। आप लोगों ने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जो फ्रस्ट्रेशन है, जब आप अपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर रहे होते तो फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज होती है। फ्रस्ट्रेशन आपकी कभी भी, हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हो, आपकी फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज नहीं होती। फ्रस्ट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है लैक ऑफ और नो वर्क। जब आप कुछ करते नहीं, फ्रस्ट्रेशन तब इंक्रीज होती है। आप आज क्लास नहीं पढ़ेंगे, आपका कल का दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। आप 10 क्लासेस स्किप करेंगे, 20 डेज वेस्ट करेंगे, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप 20 डेज प्रोडक्टिविटी के साथ आप अगर उनको यूज कर लेंगे, तो आपकी लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी। देखिए, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में एफर्ट्स है। तो एक दफा एफर्ट्स करके देखें,
फुल एफर्ट्स टू द अटमोस्ट पोटेंशियल करके देखें और फिर आप रिजल्ट देखें। तो ये सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ये फ्रस्ट्रेशन, ये टेंशन, ये फ्ला इशू, ये फ्ला इशू, ये सारी कह लें कि आप एक डाइवर्जन क्रिएट कर रहे होते हैं अपने लिए। देखिए ह्यूमन ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन को आपने कंट्रोल करना है, राइट। समटाइम ये होता है कि आपका एम जो है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप उसको छोड़ के डाइवर्जन क्रिएट कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, इवन स्टूडेंट लाइफ में देखा है कि एग्जाम के दिनों में कोई बहुत मजबी हो जाते हैं, कोई जो है वो हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, पढ़ने के टाइम पे रनिंग कर रहे होते हैं। ये सारी डाइवर्जन होती हैं। ये आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, डिसीव कर रहे होते हैं कि जी नहीं, मैं जो है वो ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट। तो अपने गोल्स को बड़ा स्ट्रेट रखें। हेल्थ को संभालने के लिए भी सारी जिंदगी पड़ी है, बाकी लोगों को टाइम देने के लिए भी सारी लाइफ पड़ी, सब कुछ करने के लिए लाइफ पड़ी है, बट ये सीए करने के लिए यू डोंट हैव एंटायर लाइफ। ये 1-2 साल की बात है, ये गुजरेंगे तो फिर ये नहीं होना। जितनी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं और जैसे पेपर फेल होते जाते हैं तो उनकी पास करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी रिड्यूस होती जाती है, आपको एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट आते हैं जी, बिग मिसकंसेप्शन, कंसेप्शन अबाउट AARS। हमारे इस पेपर के हवाले से कुछ बड़े बड़े बहुत बड़ी गलत फहमियां हैं जिनको हमें जरा क्लियर करने की जरूरत है इसी स्टेज पे, स्पेशली फॉर फ्रेश स्टूडेंट्स, कि ये एक जनरल पेपर है। आप आर्टिकल्स कर लें, आपको सीनियर कहेंगे जी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी की बेस पे तो आपने पेपर पास करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बेस पे, प्रैक्टिकल वर्क की बेस पे ये पेपर पास नहीं हो सकता। आपको फिर एडवाइस किया जाएगा, नो नीड टू रीड आईएसएस, स्टैंडर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं। ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। आप लास्ट अटेम्प्ट देख लें, उससे पिछली अटेम्प्ट देख लें, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो टेक्निकल नॉलेज पे बेस कर रहे होते हैं, और टेक्निकल नॉलेज आपका आईएसएस से आता है। आप 100% सारे आईएसएस अप्लाई नहीं कर रहे अपनी प्रैक्टिस में। आप प्रैक्टिस में जो सबसे ज्यादा चीज देख रहे हैं वो ऑडिट प्रोसीजर्स है, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, वो देख रहे हैं। आप स्टैंडर्ड्स सारे अप्लाई नहीं कर रहे, आप वॉल्यूम 2 अप्लाई नहीं कर रहे, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन, नो नीड फॉर रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है इस पेपर में। जैसे आप कंसोलिड इसमें करते हैं CFEP 1 में कंसोलिडेशन, या आप किसी और पेपर में रिटन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये भी कुछ लोग एडवाइस करते हुए नजर आएंगे कि यहाँ पे रिटन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में ऑडिट में उतनी ही रिटन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है जितनी बाकी एग्जाम्स में है, राइट। तो रिटन प्रैक्टिस की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको भी हम सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कैसे बेहतर अंदाज में ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीए जो हम स्टूडेंट्स हैं, या सीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो सीए एस्पायरेंट्स हैं, इनमें सबसे बड़ा जो स्किल लैक करता है वो राइटिंग स्किल है, ठीक है, बहुत सारे लोगों में। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को एक टॉपिक दें और उसे कहें इस पे मुझे एक एक ऐसे लिख दो, तो वो फौरन लिख देगा, लेकिन एक सीए का स्टूडेंट शायद उतना बेहतर ऐसे नहीं लिखेगा जितना वो स्टूडेंट लिख रहा होगा। तो उनके जरा सॉफ्ट स्किल्स पे, राइटिंग स्किल्स पे ज्यादा काम किया जाता है, हमारे जरा टेक्निकल साइड स्ट्रांग होती है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट मिसकंसेप्शन, नो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉलेज
is required। ये बात हो रही है जी CFAP 1 की। अगर आपने CFAP 6 पास करना है तो CFAP 1 के जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स CFAP 1 लेवल के, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको रिकग्निशन, मेजरमेंट, ये पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी डिस्मेंटलिंग कॉस्ट है वो कब रिकग्नाइज होती है, डिस्मेंटलिंग प्रोविजन कब रिकग्नाइज होती है, डिस्मेंटलिंग कॉस्ट की, डिस्मेंटलिंग जो प्रोविजन है उसकी अमाउंट चेंज कब होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन कब होती है, लीज कब रिकॉर्ड होती है, इम्पेयरमेंट कब रिकॉर्ड होती है, आपकी डिस्पोजल का की अकाउंटिंग क्या है, आपकी एक्विजिशन की अकाउंटिंग क्या है। ठीक है जी, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का उतना नॉलेज आपको नहीं चाहिए कि एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना है आपसे, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिकग्निशन एंड मेजरमेंट में कोई मिसस्टेटमेंट बिल्ड कर देता है और आपसे पूछता है कि इवैल्यूएट द सिचुएशन एंड डिस्कस योर कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बाकी अगर इसके रिजल्ट के स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं तो मैंने अभी लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के नहीं देखे क्योंकि वो शायद अवेलेबल नहीं थे। मैं अगर आपको विंटर 23 से समर 21 तक के स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो ये ऑन एवरेज इसमें जो पासिंग रेशो आ रही है, ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ, इट इज अराउंड 25%। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? चलिए जी, यहां तक देख लें, फिर 1 मिनट दें, इसके बाद हम जरा स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि आपने आज से इस पेपर को तैयार कैसे करना है। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं और अगर आप रिपीटर हैं तो आपने इसको कैसे तैयार करना है। 2 मिनट के बाद स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं।
चला जी, आगे बढ़ते हैं जी। हाउ टू प्रिपेयर दिस पेपर। चाहे आप रिपीटर हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए साथ साथ स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, हाउ टू प्रिपेयर। आपने इस कोर्स को, इंटायर सी फैप को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना। ठीक है जी, 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना। फर्स्ट कैटेगरी है, वो है आपकी ISA 700 सीरीज, और इसके साथ आपने मिलाना है ISA 560 एंड 570। दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है जी, उसके बाद आपने एक और कैटेगरी बनानी है जी। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूं। सेकंड कैटेगरी होगी आपकी कोड ऑफ एथिक्स। थर्ड कैटेगरी रिस्क एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। फोर्थ कैटेगरी वॉल्यूम 2। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब देखिए, अगर आप रिपीटर हैं तो आपको इन स्टैंडर्ड्स का पता है। आपने आज से इन कैटेगरीज को रिवाइज करना स्टार्ट करना है, जैसे मैं आपको बताऊं। और अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो फिर आपने क्लासेस के साथ साथ वैसे ही रिवीजन करनी है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने रिवीजन कैसे करनी है जी। सबसे पहले आपने आपकी कैटेगरी 1 है 700 सीरीज। प्रिपरेशन, स्टेप 1 आपका, आपने कैटेगरी 1 जो है, ये 1 लिख रहा हूं मैं। आपने कैटेगरी 1 को रीड एंड हाईलाइट करना है। ये कैटेगरी की बात हो रही है जी, ये नंबर 1 नहीं है, कैटेगरी 1। रीड एंड हाईलाइट, रीड एंड हाईलाइट कैटेगरी 1। तो आपकी कैटेगरी 2 है, उसको आपने रीड करना है एज पर क्लास सीक्वेंस। जो क्लास में मैं सीक्वेंस बताऊंगा उसके अकॉर्डिंगली रीड करना है। अगर आप रिपीटर हैं तो आप किसी भी सीक्वेंस में इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने पार्ट 3 करना है और फिर आपने पार्ट 4A करना है। ठीक है जी, पार्ट 1 पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। उसके बाद कैटेगरी 3 आ गई जी। कैटेगरी 3 में अगर तो आप मेरे साथ चल रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो कैटेगरी 3 में जैसे जैसे मैं रिस्क के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करूंगा, आपने साथ साथ वो कॉन्सेप्ट सीखते जाने हैं और प्रैक्टिस करते जाने हैं। लेकिन अगर आप रिपीटर हैं तो फिर आप अभी क्या कर सकते हैं, यू कैन रीड ISA 315 and 240 अपेंडिक्स ओनली, नॉट स्टैंडर्ड्स, अपेंडिक्स ओनली। ठीक है जी, आप ये करें और इसके साथ साथ आप इसके रिस्क के मैक्सिमम क्वेश्चंस करें। और कैटेगरी 4 में जो वॉल्यूम 2 है, उसके मैं आपको 5 स्टैंडर्ड जो हैं वो प्रोवाइड करूंगा, 5 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स। आपने वही स्टैंडर्ड्स उनके
इंपॉर्टेंट पैरास जो मैं बताऊंगा उनको रीड करना है और क्वेश्चंस करना, राइट। क्वेश्चंस यहाँ पे जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस, या अभी क्या कर रहे होंगे आप, स्टैंडर्ड्स को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि आपने क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद उसका आंसर स्ट्रेट अवे नहीं देखना। आंसर को आपने अपने माइंड में प्लान करना है। अगर तो आप इस स्टेप में ड्राफ्ट कर सकते हैं तो थोड़ी बहुत ड्राफ्टिंग कर लें, पॉइंट्स बना के लिख लें, पॉइंट्स ड्राफ्ट कर लें, कंप्लीट ड्राफ्ट कर लें, लेकिन एटलीस्ट उसका स्ट्रक्चर जरूर बनाएं अपने माइंड में, ताकि आप उसको सॉल्यूशन पढ़ते हुए कंपेयर कर सकें। ठीक है जी, सॉल्यूशन पढ़ते हुए आप उसको सॉल्यूशन पढ़ते हुए कंपेयर कर सकें कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी इस क्वेश्चन की और एक्चुअली क्वेश्चन था क्या, राइट। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना और उसका सॉल्यूशन पढ़ना, उसका इतना बेनिफिट नहीं होता। ये रिवीजन जो है इट शुड नॉट टेक मोर देन 1.5 मंथ्स। नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में 14 फैब तक, ठीक है, या 15 फरवरी तक या 20 फैब तक आप इसको कंप्लीट कर लें। दिस इज योर रिवीजन नंबर 1। दिस रिवीजन विल प्रोवाइड यू बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन। You will achieve basic level of preparation। और कोई मोर देन 80% स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इस बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन से उन्होंने अपना एग्जाम तैयार कर लिया। ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ये बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, इनिशियल प्रिपरेशन है, राइट। नेक्स्ट आए जी, अब आपने अपनी प्रिपरेशन को अपग्रेड करना है। यहां तक नहीं रहना, आपने अपनी प्रिपरेशन को अपग्रेड करना है। अब ये आ गया आपका स्टेप 2। ठीक है, दिस वाज स्टेप 1 जिसमें आपने 1.5 मंथ में रिवीजन कर ली। नाउ दिस इज स्टेप 2। दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2, नेक्स्ट 1.5 मंथ्स अपने आप को दें और उसमें अब आप क्या करेंगे, उसमें अब आप इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड्स आप किसी एक सिंगल कैटेगरी को रिवाइज करेंगे। सिलेक्ट entire category for revision। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी रिपोर्ट की कैटेगरी है, कैटेगरी 1, आप इसको सिलेक्ट करें और 1 गो में इसको रिवाइज करें। 1 गो का मतलब ये है कि इन बिटवीन आपने क्वेश्चंस नहीं करने। आपने 700 रिवाइज किया, 701, 705, 6, 10, 20, ISA 560, ISA 570, साथ 510 भी करना है तो कर लो। 1 गो में रिवीजन करने के बाद अब आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर इंटायर कैटेगरी। आपके पास पैक की हैंडबुक में क्वेश्चंस अवेलेबल है टॉपिक वाइज, आप वहां से क्वेश्चन सिलेक्ट कर लें। मैं आपको एक पास्ट पेपर एनालिसिस दूंगा, वहां से कुछ रैंडम क्वेश्चन सिलेक्ट करके डायरेक्टली पास्ट पेपर से क्वेश्चंस कर लें। आपने क्या करना है, कुछ 10-12 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं रिपोर्ट की कैटेगरी के, और 1 बाय 1 उन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है या उन क्वेश्चंस को रीड करना है। तो अब ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस में आपने अपना लेवल इंक्रीज करना है। पहले आप क्या प्रैक्टिस करते थे कि आप क्वेश्चन रीड करते थे, उसका सॉल्यूशन सोचते थे और फिर उसको कंपेयर कर लेते थे। कुछ क्वेश्चंस के पॉइंट्स भी आपने ड्राफ्ट किए होंगे। अब आपने क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना है
पार्शली ड्राफ्ट कर लें या फिर कंप्लीट ड्राफ्ट कर लें। अगर आप कंप्लीट ड्राफ्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो फिर आपने अपने आप को एग्जाम्स कंडीशंस में लेके जाना है और ड्राफ्टिंग करनी है। एग्जाम्स कंडीशन का मतलब ये है कि आपके पास टाइम उतना होना चाहिए जितना एग्जाम में आपके पास अवेलेबल है किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। आपका राइटिंग मटेरियल वही होना चाहिए जो एग्जाम में है आपका, यानी उसको मैच करने की कोशिश करनी है। आप रेफर करेंगे आईएसएस के साथ, सामने आपके आईएसएस पड़े होने चाहिए। अगर वहां से आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप उसकी प्रैक्टिस भी क्लास में ही, आप उसकी प्रैक्टिस भी ड्राफ्टिंग में ही कर रहे हो। और आपका सिटिंग पोस्चर भी एग्जाम वाला हो, सोफे पे या लंबे सो के लिखने की जरूरत नहीं है 4 ब्रेक्स में एक क्वेश्चन। आपका सिटिंग पोस्चर भी एग्जाम वाला होना चाहिए, राइट। और अगर बाय दैट टाइम नोटिफिकेशन आ जाता है जी आपका पेपर सीबी है, कंप्यूटर बेस्ड है, फिर आप कंप्यूटर बेस्ड पे उसकी प्रैक्टिस करें, उसको टाइप करना सीखें। फुल 10 फिंगर आपने प्रैक्टिस करनी है। ये जो 2 3 4 5 फिंगर्स के साथ आप टाइपिंग करते हैं, ये रिलायबल टाइपिंग मेथड नहीं है। उमर स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेबल एडिशन है 2022। ये शुरू में मैंने बताया है स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में। आईएसए 2022 एडिशन और कोड ऑफ एथिक्स 2019 एडिशन। कोई बात नहीं। नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में आपने ये काम करना है। अगर तो आप रिपीटर हैं तो ये आप इवन क्लासेस से पहले कर लें, कोई इशू नहीं है। और अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो फिर आप मेरे साथ साथ आपने इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। फिर आप, क्योंकि आपको फिर क्लास की सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ेगी, तो आप क्लास की सीक्वेंस को ही फॉलो कीजिएगा। और लास्ट 1 मंथ में आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर लीजिएगा विद 10 डेज फॉर ईच स्टेप। जब आप दूसरी दफा ये कर रहे होंगे तो 10 दिन, 10 डेज बहुत है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आप मेरी सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा। रिपोर्ट के बाद हमारी सीक्वेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी। आप मेरी सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा और मई के मंथ में बैठ के आप ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। हर स्टेप के लिए आपने 10 डेज देने। फर्स्ट 10 तक आप इस तरह स्टेप 1 कर लीजिएगा, उसके बाद 11th मई से 20th मई तक आप स्टेप 2 कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा जी स्टेप 3। अब यहां तक भी आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई, अब आप आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये जो स्टेप है ये आपको देता है बेसिक के बाद इंटरमीडिएट लेवल या मीडियम लेवल ऑफ प्रिपरेशन। यहां तक पहुंच के आपका कॉन्फिडेंस भी काफी इंक्रीज हो चुका होता है और तैयारी भी अच्छी हो चुकी होती है। यहाँ पे आप अपने माइंड को तैयार कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं टू हैंडल मल्टीपल क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स एट द सेम टाइम। ये जो स्टेप 2 है, देखें आप इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कैटेगरी के इंटायर सीरीज के। पहले आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे थे टू हैंडल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू अ सिंगल टॉपिक। देखिए जैसे हम अपने माइंड को तैयार करते हैं उसने वैसे ही हमें रिजल्ट देना होता है, राइट। अगर आप अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि छोटी सी सिचुएशन में आप घबरा जाएं, तो फिर जब भी कोई आपके ऊपर छोटी सी मुश्किल आएगी आप घबरा जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को इस तरह से तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि यार अगर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो मैं फौरन रिएक्ट नहीं करूँ, मैं एक रूल बना लेता हूं कि आई विल रिएक्ट आफ्टर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट्स तक ऐसे समझूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक। तो आप देखेंगे कि 10 मिनट्स, वो जो एक
एब्रप्टली हम रिएक्ट करते हैं किसी चीज के ऊपर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपसे 10 मिनट नहीं होता, आप 5 मिनट रख, आप कहें मैंने 5 मिनट्स के बाद उसके ऊपर कोई रिएक्शन देना, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो 5 मिनट्स में आपका दिमाग उसको सोच के क्रिटिकली इवेल्युएट करके उसका वो सोल्यूशन आपके सामने ऑल्टरनेटिवली रख देता है। तो इसी तरह हम अपने दिमाग को, माइंड को तैयार कर रहे हैं टू हैंडल मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स एट द सेम टाइम। अगर आप सिर्फ टॉपिक वाइज तैयारी करके जाते हैं तो आपका एग्जाम में आपका माइंड इस चीज के लिए तैयार हुआ है कि 705 का क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी 705 का ही आना चाहिए। लेकिन जब आप रिपोर्ट का क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद रिस्क का क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद एथिक्स का आ जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने दिमाग को जरा तैयार कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम और टू हैंडल मल्टीपल क्वेश्चंस। इसके बाद हम मूव कर जाएंगे लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो स्टेप नंबर 3 आप 20 मई से 30 मई तक कर रहे होंगे। अगर आप रिपीटर हैं तो आप नेक्स्ट 1.5 मंथ्स यानी 3 मंथ्स के बाद जो 1.5 मंथ्स आएंगे उसमें आप स्टेप 3 कर सकते हैं। स्टेप 3 जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है, और जो लोग स्टेप 3 कर लेंगे आई एम 80% कॉन्फिडेंट कि वो ये पेपर पास कर जाएंगे। वैसे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 90% एंड अबव होता है, तो थोड़ा सा मैं इसमें रैशनल हो रहा हूँ, स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि मैं कोई अनरियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। तो 80% चांसेस है आप पेपर पास कर जाएंगे। स्टेप 3 क्या है जी? स्टेप 3 ये है कि अब आपकी प्रैक्टिस, आपकी रिवीजन आपस में सिंक होना जरूरी नहीं है। रिवीजन एंड प्रैक्टिस जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स की हो सकती है। नाउ इंटायर सिलेबस इज वन कैटेगरी। अब कोई कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 नहीं। आपने रिवीजन को फोकस करना है वीक एरियाज पे, और प्रैक्टिस को फोकस करना है इंपॉर्टेंट एरियाज। और प्रैक्टिस करते हुए अब आपने ड्राफ्टिंग जो करनी है, कोशिश करें कि फुल ड्राफ्टिंग करें और रेपिटेटिव क्वेश्चंस ना ड्राफ्ट करें, या फिर कुछ क्वेश्चंस की आप पार्शियल ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, मैं जो करता था, लेट्स से आपने अभी स्टेप 3 की प्रैक्टिस करनी है, तो आप कोई सा एक पेपर सिलेक्ट कर लेंगे। आज मैंने सिलेक्ट किया विंटर 20 का एग्जाम, तो विंटर 20 का एग्जाम मैं नेक्स्ट 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स कोई और काम नहीं करूंगा। मैं विंटर 20 का एग्जाम उठाऊंगा। पहला क्वेश्चन होगा से रिस्क, रिस्क का मैं पूरा सोल्यूशन ड्राफ्ट करूँ, और जो टाइम अलाउड है उसी में करूंगा। सामने अपने आईएसएस रखूंगा और उन आईएसएस को रेफर भी करूंगा अगर जरूरत पड़े। उसके बाद क्वेश्चन आ गया एथिक्स का। एथिक्स का मैंने देखा कि जी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना है कोई रेलिवेंट सेक्शन। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट तो नहीं होता, कुछ अमेंड करना होता है, अडॉप्ट करना होता है। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है सिमिलर क्वेश्चन, इसको ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसके पॉइंट्स में उसको ड्राफ्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी आपका रिपोर्ट का, आपने कंप्लीट ड्राफ्ट कर लिया। ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स में से 50% 3 एरियाज के ऑडिट प्रोसीजर्स थे या 4 एरियाज के, 2 एरियाज के आपने कंप्लीट ऑडिट प्रोसीजर्स ड्राफ्ट कर लिए। सो 12-15 तक 3.5 सवा 3 घंटे में आपने पूरे पेपर को कंप्लीटली पार्शली ड्राफ्ट कर लिया, और उसके बाद उसका सोल्यूशन रेफर किया। सोल्यूशन रेफर करते हुए जो मिस्टेक्स आई, जो रेपिटेटिव मिस्टेक्स थी या इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स थी, वो आपने एक पेपर पे नोट की। अब ये पेपर जब आप नोट करते जाएंगे अपनी मिस्टेक्स को, तो बाय द एंड ऑफ दिस स्टेप आपके पास 6-7 पेजेस की एक ऑब्जर्वेशंस नोट हो चुकी होंगी जो आपकी मिस्टेक्स हैं। उनको भी 1-2 दफा पढ़ लेना है ताकि आप बार बार वो मिस्टेक्स ना करें। उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन है, आपकी ड्राफ्टिंग स्ट्रेटजी है, सीक्वेंस है, कंटेंट है, ठीक है, अगर है तो स्पेलिंग मिस्टेक है,
तो इन चीजों को आपने अवॉइड करना। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से तकरीबन अगर 1.5 मंथ्स है, फिर तो आप कोई 15 पेपर्स तो कर ही सकते हैं अगर एवरी ऑल्टरनेटिव डेज में लेके करें। और अगर ये स्ट्रेटजी आप मई में कर रहे हैं, आप फ्रेश स्टूडेंट है और इसका टाइम आपको मई में मिल रहा है, तो मई में भी आप कोई 8 से 10, आखिरी 8 10 12 दिनों में 8 से 10 पेपर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसी में ही 3 to 4 एग्जाम्स आपने अटेम्प्ट करने हैं, और इसकी पार्शियल अटेम्प्ट, पार्शली ड्राफ्ट नहीं करना, फुल अटेम्प्ट करने, और आपने मॉक जरूर देना है। मॉक की अफादियत मैं अभी आपको थोड़ी देर में और बताता हूँ। ठीक है, बजाय आपको लग रहा होता है कि मॉक एक जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉक काफी बेनिफिशियल होता है आपके पेपर के लिए। ठीक है जी, सो दिस इज योर स्टेप 3। स्टेप 3 जो है ये आपको एग्जाम लेवल प्रिपरेशन प्रोवाइड करता है। दिस इज एग्जाम लेवल प्रिपरेशन। जिस तैयारी को हम तैयारी कह रहे हैं स्टेप 1 और 2 में, वो एग्जाम लेवल प्रिपरेशन नहीं है। दिस इज एग्जाम लेवल प्रिपरेशन। इसकी मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स देता हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आपकी ओलंपिक्स हुई हैं, तो अगर किसी ओलंपियन ने मैराथन रन करनी है और वो मैराथन 30 किलोमीटर्स है, तो अगर अपनी प्रैक्टिस में कभी वो 30 किलोमीटर्स नहीं भागा, तो उस दिन कैसे भागेगा? नहीं कर सकता। अगर अपनी प्रैक्टिस में उसने डेली प्रैक्टिस की है, 5 किलोमीटर रनिंग की, 10 किलोमीटर रनिंग की, या इवन 20 किलोमीटर रनिंग की, तो उसका स्टेमिना 20 किलोमीटर्स का है। तो ये जितने कीनिया के काफी स्किनी किस्म के आप मैराथन ओलंपियंस देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो डेली बेसिस पे इतना ही भागते हैं अपनी रेस से पहले। ठीक। या आप, हम एज ए क्रिकेट नेशन अगर देखें, तो क्रिकेट में जो वार्म अप मैचेस मैचेस होते हैं, वो फुल कंप्लीट एक मैच होता है, चाहे 50 ओवर्स का हो या 20 ओवर्स का हो। कभी भी वार्म अप मैच जो है टूर्नामेंट से पहले वो 10 ओवर्स का नहीं होगा, 5 ओवर्स का नहीं होगा। राइट। तो अपने आप को इन लाइन करें जो आपसे, जिन सर्कमस्टांसेस में आपको टेस्ट किया जाना है। अगर तो आपको टेस्ट किया जाना है 3 hours and 15 minutes के एग्जाम में, और उसमें कोई ब्रेक नहीं है, उसमें आप स्टैंडर्ड्स को रेफर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम है, हर क्वेश्चन के लिए एक एलोकेटेड टाइम है, तो आप अपनी प्रैक्टिस भी वही करें ना। प्रैक्टिस हमारी डिफरेंट होती है, तैयारी फर्क होती है, टेस्टिंग फर्क होती है, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ जाती है। और एक बात याद रखें, इफ यू आर गेटिंग 40 मार्क्स, 35 मार्क्स, 41 मार्क्स, तो ये ना सोचें कि मेरे 9 मार्क्स रह गए। यू आर नॉट लूजिंग 9 मार्क्स, यू आर लूजिंग 59 मार्क्स। उन उन 59 मार्क्स का सोचें। अगर आप 45 सिक्योर कर रहे हैं, 40 सिक्योर कर रहे हैं, तो टोटल मार्क्स जो लूज कर रहे हैं उनका सोचें। अगर आप 100 मार्क्स की तैयारी करेंगे, तो उसमें से 80 90 मार्क्स आएंगे, 60 70 मार्क्स आएंगे। अगर आप 60 70 की तैयारी करेंगे, तो फिर 40 45 ही आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है अपनी स्टेप 3 पे। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वी कैन डिस्कस। नेक्स्ट मैं आपको पास्ट पेपर एनालिसिस दिखाता हूँ। नहीं जी, आए जी, पास्ट पेपर एनालिसिस देखते हैं। ये एनालिसिस आपके एलएमएस पे मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे मुझे उसका जो है वो लिंक मिलता है। ये आपका एनालिसिस जो है, ये समर 8 से विंटर 24 तक है। और ये एनालिसिस आपके लिए दो तरह से हेल्पफुल है। एक तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर आपके पास टॉपिक वाइज हैंडबुक नहीं है, तो आप यहाँ से क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टॉपिक का क्वेश्चन कौन सा है और किस अटेम्प्ट का है।
दूसरा, इस एनालिसिस को आप यूज कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट प्रेडिक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। देखिए, मैं स्मार्ट स्टडी को प्रमोट करता हूं, लेकिन गेस वर्क को प्रमोट नहीं करता। तो इट इज पार्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के, उनको हम जो है वो पहले से आइडेंटिफाई कर लें और उन पे ज्यादा फोकस करें। अब अगर मैं यहीं पे आपको मॉक की बात बताऊं, तो जो टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई किए थे वो मॉक में भी टेस्ट हुए, मैं उनको जरा हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि मॉक में बैठने के क्या बेनिफिट्स। 720 का क्वेश्चन टेस्ट हुआ है, इट वाज आल्सो टेस्टेड इन मॉक। पार्ट 4A टेस्ट हुआ है, इट वाज आल्सो टेस्टेड इन मॉक। 3400 टेस्ट हुआ है, इट वाज आल्सो टेस्टेड इन मॉक। रिस्क, कोई प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है, मॉक में भी क्वेश्चन होता है और आपके आई कैप के एग्जाम में भी क्वेश्चन होता है। ऑडिट प्रोसीजर्स, नो नीड टू प्रेडिक्ट। उसके बाद 600 टेस्ट हुआ है और 600 भी प्रेडिक्ट किया था कि मॉक में टेस्ट होगा। तो ये देखें, अगर आप टॉपिक्स देखें तो ऑलमोस्ट 60 या 70% टॉपिक हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि जो मॉक में टेस्ट हुए हैं वही आपके फाइनल एग्जाम में भी टेस्ट हो। अगर आप रिस्क और ऑडिट प्रोसीजर्स को छोड़ दें तो एक तो आपकी ये सीरीज है जिसमें प्रेडिक्शन आपको बहुत फायदा दे जाती है। इसके अलावा आपके वॉल्यूम 2 में आपको प्रेडिक्शन का बड़ा फायदा होता है। दिस इज वॉल्यूम 2, ठीक है जी। इसमें आपको काफी बेनिफिट हो जाता है। तो इसको लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया है, उससे प्रीवियस अटेम्प्ट में भी प्रेडिक्ट किया था। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखें, अगर हम इस अटेम्प्ट में देख लें, अपकमिंग अटेम्प्ट में, तो आपके जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, वो 710 है, ठीक है जी, 710 है एंड 705 है। ये लाजमी टेस्ट होंगे, कुछ इसके चांसेस भी हैं 701 के। अगर 701 और 710 में टाई हुई तो फिर वो 701 टेस्ट करेगा एग्जामिनर। इस दफा उसको ये करना चाहिए। देखिए, लास्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ, तो इसकी टेस्टिंग ज्यादा अब जो है वो प्रोबेबल हो रही है, क्योंकि 710 उसने 2 अटेम्प्ट्स में टेस्ट कर लिया और फिर अब 2 अटेम्प्ट्स ब्लैंक है। 720 उसने लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में टेस्ट कर दिया। आइए से 560 और 570 देखें जी, इसके चांसेस नहीं है। 560 70 के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि 570 रिपोर्ट में टेस्ट हो गया लास्ट अटेम्प्ट। यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा, बेसिकली उसने मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन ड्राफ्ट किया हुआ था और उसके अंदर से उसने कहा जी डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करें। इन स्टैंडर्ड्स का टेस्ट होने के चांसेस हैं। 2 अटेम्प्ट्स ब्लैंक आ गए। अगर आप इनका ट्रेंड देखें तो ये ब्लैंक अटेम्प्ट के बाद जरूर टेस्ट हो जाते हैं। ये देखें, 2 अटेम्प्ट्स ब्लैंक है, फिर 12 मार्क्स की टेस्टिंग है, 1 अटेम्प्ट ब्लैंक, 5 मार्क्स की टेस्टिंग। यहाँ पे अगर आप देखें तो हर अटेम्प्ट में टेस्टिंग है। तो इसमें ये स्टैंडर्ड टेस्ट हो सकता है 810, बाकियों की निस्बत ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 एंड 3 एंड 4A में हमेशा ही 4A इंपॉर्टेंट होता है। 90% ऑफ द टाइम यहाँ पे क्वेश्चन आता है। वॉल्यूम 2 में देखें, अगर 3400 टेस्ट नहीं हुआ तो 3400 को प्रिडिक्ट करना आसान है। हर अटेम्प्ट के बाद नॉर्मली 3400 टेस्ट होता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस अटेम्प्ट, ठीक है। दिस अटेम्प्ट यहाँ होना चाहिए था, नहीं हुआ था, यहाँ लास्ट अटेम्प्ट में आया आके हुआ है। अदरवाइज आप देखें हर अटेम्प्ट के बाद टेस्ट हो रहा है। तो 3400 इस अटेम्प्ट में टेस्ट हो गया। अब समर 25 में चांसेस कम है, तो एग्जामिनर या तो ड्यू डिलीजेंस पे जाएगा या फिर 4400 में जाएगा।
4400 क्योंकि रिवाइज हुआ है, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, ड्यू डिलीजेंस या 4400। उसके बाद आपको पता है जी रिस्क का क्वेश्चन होगा, और रिस्क के क्वेश्चन में ये देखें एवरी ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में साइबर रिस्क आ रहा है, तो इस दफा आपका आईसीटी साइबर रिस्क और कंट्रोल्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, रिस्क के साथ इसका क्वेश्चन भी आएगा या आने के चांसेस है। 500 सीरीज में एग्जामिनर जो है कभी कभी एक वेकअप कॉल देता है, जैसे देखें वो 540 उसने यहाँ पे टेस्ट किया, 501 यहाँ टेस्ट किया, फिर यहाँ पे 540 किया हुआ है, तो ये रिमेनिंग 500 सीरीज में उसकी मर्जी है, मे बी वो आपसे 550 टेस्ट कर ले, मे बी वो आपसे कोई छोटा सा एक्सटर्नल कंफर्मेशन का सिनेरियो टेस्ट कर ले, इट्स अप टू हिम। अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, और रिपोर्टिंग मैटर्स का क्वेश्चन नॉर्मली आता है, जैसे कि वो आपसे कहे डिस्पोजल के प्रोसीजर्स बताएं, रेवेन्यू रिकग्निशन के प्रोसीजर्स या रेवेन्यू रिकग्निशन का सिनेरियो दे और कहे जी इसके प्रोसीजर्स बताएं। IAPN इज नो मोर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, अब ये सिलेबस में नहीं है। ISQM क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग ISA 220, ये लास्ट से प्रीवियस अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो सेकंड अटेम्प्ट थी जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट हुआ था। टेस्ट यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 12 मार्क्स का टेस्ट हो गया, तो लास्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। अब अगर ऑडिटर के पास चॉइस है, सॉरी एग्जामिनर के पास चॉइस है कि वो क्वालिटी मैनेजमेंट टेस्ट कर ले या एथिक्स टेस्ट कर ले, तो उसका ज्यादा फोकस एथिक्स पे ही जाएगा, तो इस अटेम्प्ट के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आपको पता है इन दोनों में से रिस्क का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट टेस्टिंग कम होती है इनकी, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है और मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये देखें एक यहाँ पे डायरेक्ट टेस्टिंग हुई हुई है आपके 250 की, और 240 की भी एक पुरानी डायरेक्ट टेस्टिंग हुई हुई है, ये वाली फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। 600 ये लास्ट टाइम मैंने स्टूडेंट्स को बताया था 600 टेस्ट होना है, उसकी रीजन ये है कि ये रिसेंटली रीवैम्प हुआ है, इसके अंदर काफी सारी चेंजेस आई हैं, तो 600 जो है वो लास्ट टाइम टेस्ट हो गया, इस अटेम्प्ट में कम चांसेस हैं, और एस्टॉनिशिंगली 620 एक्सपर्ट भी टेस्ट हुआ है। उसके बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ये यहाँ टेस्ट हुआ था, दोनों एक साथ ही हुए थे, अभी तक दोनों दोबारा टेस्ट नहीं हुए। मनी लॉन्ड्रिंग वो रिस्क के साथ भी ऐड कर लेता है और अलग से क्वेश्चन भी इसका कभी कभी पूछ लेता है। तो ये फाइल भी आपकी LMS पे अपलोड हो जाएगी, इसको एक दफा देख लीजिएगा। एनालिसिस के लिए आपने बहुत पीछे नहीं जाना, मैक्सिमम जो आपने एनालिसिस करना है वो यहाँ से ऑनवर्ड्स करना है, उससे पीछे क्योंकि ये एनालिसिस इररिलेवेंट हो जाता है ड्यू टू चेंज इन ग्रेड्स एंड अदर फैक्टर। तो लास्ट 5-6 अटेम्प्ट्स बहुत है एनालिसिस करने के लिए, बाकी आप इसको यूज कीजिएगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है। चलिए जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, हमने अपना ऑलमोस्ट सारा आज का एजेंडा कवर कर लिया। कल इंशाल्लाह हम अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे और 700 सीरीज को स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो हमारा कल का एजेंडा है वो भी कंप्लीट करें, और हमारा बड़ा कह लें कि पहले से प्लान एक एजेंडा होता है जिसको यूज करते हुए हम एग्जैक्ट 47 लेक्चर्स में अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो सी यू टुमारो जी, और प्लीज जो लोग नहीं आए और जो लोग ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो लाइव ज्वाइन करें हमें, ताकि थोड़ा सा रेगुलर रहें, डिसिप्लिन रहें और साथ साथ प्रिपेयर करें इस कोर्स को। ओके जी, चलें जी, सी यू टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।